हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेरा यूनिवर्सिटी के पास पेपर्स जो 15 जून 2023 पे जो टेस्ट दिया गया था। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें आज हम मैथमेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर आपने मेरे पिछले वीडियोज़ नहीं देखे फिजिक्स केमिस्ट्री के तो पहले जाके वीडियोज़ देख लें, जिसमें मैंने काफ़ी सारे पास पेपर्स के वीडियोज़ जो क्वेश्चन थे मैंने आपको सोल्व करवा दिए हैं केमिस्ट्री के सेक्शन के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को। और मेरा यूनिवर्सिटी में जो मैथमेटिक्स का सेक्शन है उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो इतने मुश्किल नहीं होते। ठीक है, अगर आपकी कोचिंग अच्छे तरीके से पढ़ी हुई है तो इंशाल्लाह आपको ये वीडियो लेक्चर भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, हम इन्हें वन बाय वन सोल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को। इस वीडियो लेक्चर का आपका पहला जो क्वेश्चन है मैथमेटिक्स के सेक्शन का वो है स्क्वायर ऑफ अ नंबर इंक्रीज्ड बाय थ्राइस ऑफ दैट नंबर इज इक्वल टू 28, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ इट इन टर्म्स ऑफ एक्स। ठीक है, अगर इस प्रॉब्लम की अगर हम इक्वेशन बनाना चाहें तो देखें इसकी इक्वेशन कैसे बनेगा। आप देखें स्क्वायर ऑफ अ नंबर, ठीक है, किसी नंबर का स्क्वायर है। सपोज कर लें उसने खुद बता दिया है कि वो नंबर कौन सा है, एक्स है। सपोज कर लें हमने वो नंबर एक्स लिया और उसी नंबर का स्क्वायर लिया। ठीक है, मतलब एक्स स्क्वायर इंक्रीज हो रहा है थ्राइस ऑफ दैट नंबर, मतलब वो ही नंबर थ्राइस इंक्रीज हो रहा है, तो ये हो जाएगा 3x। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x और बराबर किसके है, इज इक्वल टू 28 के। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको इसकी जस्ट वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब अगर देखें ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x और इस 28 को जब इस साइड ले आएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, -28 इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ये 28 नेगेटिव हो गया। अब इस प्लस 3x को हम ब्रेक कर सकते हैं, यानी मिडिल टर्म ब्रेक हम इसकी कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x को मैं 7x माइनस 4x लिख सकता हूँ, -28 एज इट रहने दें इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि 7x में 4x सेपरेट हो जाएंगे तो अगेन 3x होगा। ठीक है, मतलब हमने क्या की, मिडिल टर्म ब्रेक कर दी। तो अब देखें इस दो टर्म्स में से हम x को कॉमन ले सकते हैं, तो जब x कॉमन लेंगे तो एक कॉमन हो गया तो ये होगा x प्लस 7। ठीक है, अब -4x -28 में जब आप -4 को कॉमन लेंगे तो अगेन आपकी टर्म क्या बचेगी, x प्लस 7 जो फैक्टर बचेगा। ठीक है, और इज इक्वल टू 0। अब देखें यहाँ से अगेन x प्लस 7 कॉमन निकल रहा है, तो x प्लस 7 कॉमन निकाल दिया तो क्या बचा, x माइनस फोर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये दो फैक्टर्स हैं आपके पास, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आंसर 0 आ रहा है। इसका मतलब या तो ये फैक्टर 0 होगा या तो ये 0 होगा, तो आप दोनों को 0 के बराबर रखेंगे, फिर देखेंगे आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होना चाहिए। तो x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो इस यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी, -7। ठीक है, अब x -4 को इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 4। अब ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि ऑप्शन कौन सा है, क्या ऑप्शन में -7 है, नहीं है, और ऑप्शन में 4 है, मतलब आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसे क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अब 2x2 मैट्रिक्स है, ठीक है, इसका इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है आपके पास वो होता है इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। मतलब इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालेंगे, उसका इसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट। अब एक कंडीशन होती है कि यहाँ पे डिटरमिनेंट कभी 0 नहीं होना चाहिए। अगर डिटरमिनेंट 0 हो गया तो आप इनवर्स उस मैट्रिक्स का नहीं निकाल सकते। मतलब मैट्रिक्स शुड बी नॉन सिंगुलर, हमेशा नॉन सिंगुलर होना चाहिए। तो आप देखें एडजॉइंट हम कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट निकालते हैं ये दो आप यानी जो भी मेन डायगोनल के हैं आप उनको एक्सचेंज कर देते हैं, ये दोनों एक्सचेंज हो जाएंगे तो अगेन फर्क नहीं पड़ेगा, 2 2 है। और इन दोनों की आप साइन चेंज कर देते हैं, ये -2 होगा, ये -1 होगा, ये आपका हो जाएगा एडजॉइंट। अब डिटरमिनेंट की अगर हम बात करें तो डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, ये मेन डायगोनल के मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 सा ये हो जाएगा 4, और सेकंडरी डायगोनल मल्टीप्लाई करते हैं लेकिन दोनों सेपरेट करेंगे, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा आंसर। तो इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा, 2 आएगा, मतलब मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर, इसका डिटरमिनेंट 2 है। अब एडजॉइंट को ऊपर रखें और डिटरमिनेंट यानी डिवाइड करते हैं तो इनवर्स आपका आ जाएगा आंसर। अब एडजॉइंट क्या है, 2 -2 -1 एंड 2। अब डिवाइड में आपके पास क्या है, 2। तो ये जो 2 है आप एक एक फैक्टर से अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, जैसे आपके पास ऑप्शन में होना चाहिए। तो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद -2 को 2 से, -1 को 2 से एंड अगेन 2 को 2 से डिवाइड करेंगे। मतलब ये जो 2 है हर एक ये जो एलिमेंट है उसे डिवाइड करेंगे। तो आप देखें आपका आंसर क्या है, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, 2 को -2 को 2 से तो ये -1, -1/2 ये एज इट रहेगा, और 2 को 2 से तो अगेन 1 आएगा। तो ये आपका हो जाएगा इनवर्स उस मैट्रिक्स का। ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि डिवाइड कर रहा है या नीचे ही है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है सर, मतलब इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स डिटरमिनेंट आपको आने चाहिए। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है कोस ए प्लस बी। ये फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री का, फर्स्ट ईयर में हम पढ़ते हैं। तो कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, अब देखें ये फॉर्मूलाज आप याद कर लें कि कोस ए प्लस बी है तो उसका फॉर्मूला होगा कोस अल्फा यानी कोस ए कोस बी।
ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे माइनस होगा हमेशा। और आगे क्या आएगा, साइन ए एंड साइन बी, यानी कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। अगर यहाँ पे माइनस होता, सपोज कर ले यहाँ पे माइनस हो, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, प्लस। वैसे ही साइन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन ए प्लस बी का। अगर हम फॉर्मूला खोलें तो क्या होगा, साइन ए कोस बी, और यहाँ पे प्लस होगा तो प्लस होगा, चेंज नहीं होगा साइन में। और आगे क्या होगा, कोस ए और साइन बी हो जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस होता साइन में तो यहाँ पे माइनस आ जाता। तो ये फॉर्मूलाज होते हैं, आप याद कर दीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद एक फोर क्वेश्चन है, एसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स। इलिप्स की एसेंट्रिसिटी क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये भी आप याद कर लें कि अगर एसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 है तो ये एसेंट्रिसिटी हमेशा होती है हाइपरबोला की। ठीक है, ये हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी है। अगर एसेंट्रिसिटी इज इक्वल देन 1 तो हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 1 हो गई तो ये आपके पास पैराबोला की एसेंट्रिसिटी होती है। ठीक है, एसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 0 हो गई तो ये आपका सर्किल की एसेंट्रिसिटी, और एसेंट्रिसिटी अगर लेस देन 1 हो गई तो ये आपके पास होती है एलिप्स की। ठीक है, उसके बाद होती है कि पैरेलल ऑफ टू लाइंस की एसेंट्रिसिटी क्या होगी, तो वो हमेशा होगी एसेंट्रिसिटी इन्फिनिटी के बराबर। ठीक है, तो ये आप याद कर दीजिएगा, इसमें से क्वेश्चन आते हैं, या तो पैराबोला का कभी कभी आ जाता है, कभी हाइपरबोला का आ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 पावर रेडिकल एन इक्वल टू 64 है, तो बताओ एन की वैल्यू क्या होगी। 8, 8, 48, 36, 26। अब देखें, इस 64 को हम पावर में लिख सकते हैं कि 2 पावर रेडिकल एन, इसको मैं 2 पावर आई थिंक 2 पावर 6 लिख सकता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें जब भी ये पावर ला होता है कि जब भी बेसिस सेम होने चाहिए तो आप पावर को इक्वेट कर सकते हैं, मतलब रेडिकल एन को 6 से इक्वेट कर सकते हैं। और अगर हमें एन चाहिए तो इसको ये रेडिकल स्क्वायर हो जाएगा, तो एन की वैल्यू क्या होगी, 6 के ऊपर स्क्वायर, तो एन की वैल्यू आएगी 36। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डेरिवेटिव ऑफ, जिसकी डेरिवेटिव क्या होगी। अब जब भी दो फंक्शंस आपके पास डिवाइड में हो उसकी आप डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, उसका ये फॉर्मूला होता है, यानी नीचे वाले को छोड़ देंगे, ऊपर वाले की डेरिवेटिव करेंगे माइनस, ऊपर वाले को छोड़ देंगे, नीचे वाले की डेरिवेटिव और नीचे वाले का स्क्वायर लगा देंगे। तो आप इसे फॉर्मूला को यहाँ पे यूज करें, तो नीचे वाला सेम लिखें, x+1 सेम लिखें, ऊपर वाले की डेरिवेटिव जब आप करेंगे तो x-1 की डेरिवेटिव क्या होगी, 1। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास माइनस है आगे, और ऊपर वाला सेम, मतलब u सेम, तो u आपके पास क्या है, x-1, ये सेम हो जाएगा। और आगे देखें, और x+1 की डेरिवेटिव करेंगे, यानी सेकंड वाले की डेरिवेटिव करेंगे तो अगेन 1 आएगी। उसके बाद नीचे वाले का स्क्वायर, यानी x+1 का स्क्वायर लेंगे। तो जब आप इसे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x+1 और ये हो जाएगा x एंड +1। तो ये x दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे नीचे तो x+1 और स्क्वायर आएगा एज इट। तो देखें 1+1 क्या हो जाएगा 2, और रेडिकल नहीं है, x+1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 2 डिवाइड बाय x+1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो इसे आप इजी डेरिवेटिव्स निकाल सकते हैं। तो डेरिवेटिव्स ही आप कुछ पढ़ लें। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि जब प्रोडक्ट फार्मूला होता है, क्वेश्चन रूल होता है, ठीक है, पावर की डेरिवेटिव कैसे होती है, तो ये आप याद कर दीजिए। उसके बाद 7th क्वेश्चन है, इसकी इंटीग्रेशन करनी है हमें। तो अब देखें, यह फार्मूला मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था कि ऐसा इंटीग्रल अगर किसी फंक्शन की, यानी ये अगर एफ ऑफ एक्स है, उसकी डेरिवेटिव अगर ऊपर होगी तो हमेशा उसकी जब आप इंटीग्रेशन लेते हैं तो हमेशा क्या होती है, लॉग ऑफ एक्स होती है। ठीक है, लॉग ऑफ एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे देखें, अगर इसको हम अलग अलग इंटीग्रेट करें विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आप हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करें। तो ये देखें, एक्स की डेरिवेटिव क्या होगी 1, तो मतलब एक्स की डेरिवेटिव ऊपर है तो हम इसे लॉग लिख सकते हैं। ठीक है, तो लॉग एक्स, और 1 की डेरिवेटिव क्या होगी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो 1 की डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या होगी, एक्स, तो ये होगा लॉग एक्स माइनस एक्स प्लस सी। आप आर्बिट्ररी कांस्टेंट लगा दें तो ये आपकी इंटीग्रेशन हो जाएगी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप याद कर दीजिएगा, अगर नीचे वाले फंक्शन की डेरिवेटिव ऊपर है तो उसकी इंटीग्रेशन हमेशा log x की होगी। उसके बाद 8th क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई x-1 डज नॉट एग्जिस्ट फॉर। अब देखें, ये फंक्शन किस वैल्यू पर एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इसे आसानी से आप चेक कर सकते हैं। ये वैल्यूज पुट करें, जहां पे भी इस फंक्शन की जो वैल्यू है इनफाइनाइट आएगी तो उस वैल्यू पे ये फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट होगा। तो जब आप 1 पुट करेंगे तो 1 + 1 2, और नीचे 1 - 1 0, यानी 2/0 होगा। क्या होगा, 2 डिवाइड बाय 0, और 2 डिवाइड बाय 0 किसके बराबर होता है, इन्फिनिटी के। तो ये वैल्यू प्रूफ हो गई, तो इस वैल्यू पे फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब देखिए, -1 अगर आप पुट करेंगे तो -1 ऊपर 0 आएगा, फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऊपर 0 नीचे कोई भी नंबर होगा तो हमेशा आंसर 0 आता है, और 0 एक आंसर है। उसके बाद अगर 0 आप पुट करेंगे तो 0 + 1 ऊपर 1, और डिवाइड में -1 तो अगेन -1 आंसर आएगा। तो मतलब 1 वैल्यू पे ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। उसके बाद 9th जो क्वेश्चन है वो है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 1/x, देन बताओ कि एफ की वैल्यू 1/2 पर क्या होगी। तो जहां पर एक्स है वहां पे क्या वैल्यू पुट करेंगे, 1/2। तो आप देखें ऑप्शन कौन सा करेक्ट होना चाहिए। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे 1/2 प्लस 1 ऊपर, और डिवाइड में एक्स की वैल्यू 1/2 रखें। ठीक है, अब देखें, ये 1/2 एज इट, प्लस ये थर्ड स्टेप है, हमेशा ऊपर आ जाएगा, तो 1 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 डिवाइड में 1 हम नहीं लिखेंगे। तो जब आप इसका एलसीएम करेंगे तो एलसीएम के थ्रू इसका आंसर क्या आना चाहिए, तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 + 4 डिवाइड में 2 आएगा,
तो 1+4 यानी 5/2, तो 5/2 मतलब इस फंक्शन की 1/2 पे वैल्यू क्या होगी 5/2, तो मतलब यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। 10th क्वेश्चन है व्हाट इज द डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब डोमेन हम किसे कहते हैं, ऐसी वैल्यूज जो हम फंक्शन में पुट करें तो फंक्शन ना तो इनफाइनाइट हो ना कॉम्प्लेक्स हो, तो ऐसी वैल्यूज को हम डोमेन कहते हैं। ठीक है, तो अब देखें इस फंक्शन की हमें डोमेन फाइंड करनी है, तो वैल्यूज पुट करें, जहां पर ये फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट होगा वो उसकी डोमेन नहीं होगी। ठीक है, बाकी आप सारी वैल्यूज पर ये डोमेन यानी फंक्शन जो होगा वो एग्जिस्ट करेगा। अब देखें 2 पुट करेंगे तो 2 और डिवाइड में 2+3 यानी 5 यानी 2/5 आएगा, मतलब आंसर आ जाएगा, मतलब ये डोमेन में आएगा 2। 3 जब आप पुट करेंगे तो 3 ऊपर 3 और 3+3 6 यानी 3/6 यानी 1/2 आएगा आंसर, और 1/2 पर भी फंक्शन एग्जिस्ट हो रहा है, मतलब डोमेन 3 भी डोमेन में आएगा। -3 जब आप पुट करेंगे तो -3 डिवाइड में -3 और -3+3 आंसर 0 आएगा, मतलब -3 वैल्यू पे ये फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। तो मतलब -3 के अलावा आप सारी वैल्यूज इस फंक्शन में पुट कर सकते हैं, मतलब इसकी आप डोमेन अगर लिखना चाहें तो ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट -3, मतलब -3 को छोड़कर आप सारी वैल्यूज इस फंक्शन में पुट करेंगे तो आंसर आपको मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज एन आइडेंटिटी फंक्शन। तो कौन सा आइडेंटिटी फंक्शन है, तो आइडेंटिटी फंक्शन किसे कहते हैं, ऐसा फंक्शन जिसमें x की वैल्यू जो पुट करें हमें आउटपुट भी वही मिले, मतलब इनपुट जो हम पुट करेंगे तो आउटपुट सेम ही मिले, तो उस फंक्शन को हम कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। और हमेशा अगर आइडेंटिटी फंक्शन का आप ग्राफ लेना चाहें तो हमेशा इस ग्राफ हो, ये ग्राफ जो होगा ये हमेशा आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ होगा और हमेशा 45 डिग्रीज पर ही होगा। ठीक है, तो अब देखें एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर, अगर हम एफ ऑफ एक्स में 1 पुट करेंगे तो एक्स तो 1 मिलेगा, लेकिन जब आप x2 पुट करेंगे तो y आपको 4 मिलेगा, मतलब ये आइडेंटिटी फंक्शन नहीं है। एफ ऑफ एक्स देखें, अब देखें x में 1 पुट करेंगे तो आपको y भी 1 मिलेगा, x में 2 पुट करेंगे y भी 2 मिलेगा, x में 3 पुट करेंगे y भी 3 मिलेगा, मतलब ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स ये आपके पास आइडेंटिटी फंक्शन होता है। अब एफ ऑफ एक्स क्यूब है, तो अब देखें अगर हम x में 2 पुट करेंगे तो क्या y आपको 2 मिलेगा, नहीं, 2 × 3 8 मिलेगा। तो मतलब अगर x की वैल्यू सेम वैल्यू पुट करने पर y भी सेम आ जाए तो उस फंक्शन को क्या कहते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। तो एफ ऑफ एक्स गोज टू एक्स, ये आपके पास आइडेंटिटी फंक्शन। उसके बाद देखें 12th क्वेश्चन है विच वन इज इवन फंक्शन। तो इवन फंक्शन किसे कहते हैं, ऐसा फंक्शन जिसमें हम -x पुट करें तब भी हमारा आंसर एफ ऑफ एक्स ही आ जाए, सेम आ जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें ये जो फंक्शन है आपके पास, ठीक है, मॉड्यूलस फंक्शन जो है या कभी भी आपको नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा। ठीक है, और यानी जब आप इस मॉड्यूलस फंक्शन में जब भी आप x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 पुट करेंगे, ठीक है, ग्रेटर देन 0 पुट करेंगे तो हमेशा आपको आंसर x मिलेगा, मतलब पॉजिटिव मिलेगा। और जब भी आप x की वैल्यू लेस देन 0 पुट करेंगे तो हमेशा आपको आंसर -x मिलेगा। ठीक है सर, नेगेटिव आंसर मिलेगा। तो ये कुछ वैल्यूज होती हैं मॉड्यूलस फंक्शन की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस मॉड्यूलस फंक्शन का यही कॉन्सेप्ट होता है, तो जब भी आप x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी रखेंगे तो हमेशा आपको आंसर x ही मिलेगा, मतलब वही नंबर मिलेगा। और जब आप x की वैल्यू लेस देन 0 रखेंगे तो आपको उस नंबर का नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, तो ये जो फंक्शन आपके पास होता है ये आपके पास हमेशा इवन फंक्शन होता है। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है इवन फंक्शन, ये होगा। अब देखें सेकंड ऑप्शन चेक करें, x³ है, पावर ओड है, जब आप नेगेटिव नंबर रखेंगे -2 रखेंगे तो क्या इसका आंसर x ही आएगा, नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि जब आप यहाँ पे -x रखेंगे तो आपको आंसर -x³ आएगा, और -x³ + 1 ये आपके पास इवन फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि अगेन सेम फंक्शन नहीं आ रहा, तो ये आपके पास इवन फंक्शन नहीं है। एफ ऑफ एक्स टू x³ है, अब इसे आप चेक करें, x³ है ना, तो अब देखें एफ ऑफ एक्स में यहाँ पे -x रखेंगे तो ये होगा -x⁴, और अगेन ये आंसर आएगा -x³, और ये -f ऑफ x है, तो ये आपके पास इवन फंक्शन नहीं है, क्योंकि सेम फंक्शन नहीं आ रहा, फंक्शन तो x³ था, तो ये आपके पास इवन फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर, ये आपके पास इवन फंक्शन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे चलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद 13 क्वेश्चन है विच वन इज ओड फंक्शन। तो ओड फंक्शन हम किसे कहते हैं, ऐसा फंक्शन जिसमें -x पुट करें तो हमेशा -f ऑफ x आंसर आ जाए। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, उस फंक्शन को हम कहते हैं ओड फंक्शन। तो इवन फंक्शन क्या था, -x पुट करने पर x ही मिले, मतलब सेम फंक्शन मिले। तो अब यहाँ पर अगर आप चेक करें तो कौन सा आपके पास ओड फंक्शन होगा। ठीक है, तो कौन सा ओड फंक्शन होगा, तो आप देखें पहला ऑप्शन है x⁴ + x²। अब देखें अगर पावर इवन होगा तो कभी भी उस फंक्शन का आंसर नेगेटिव नहीं आएगा, मतलब ये जो फंक्शन आपके पास होगा आप इजीली चेक कर सकते हैं, क्योंकि पावर पॉजिटिव है मतलब ये इवन है, पावर 3 है मतलब ये आपके पास ओड फंक्शन है। और मॉड्यूलस हम अभी चेक किया कि मॉड्यूलस हमेशा क्या होता है, इवन फंक्शन होता है। तो आपका यहाँ पे ओड फंक्शन क्या होगा, एफ ऑफ एक्स गोज टू x³ + x। तो आप इसे चेक भी कर सकते हैं, जब आप -x पुट करेंगे तो यहाँ पे -x⁴ आएगा, और यहाँ पे ये क्या होगा, x नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये होगा -x³ - x, जब आप माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये होगा x³ + x, मतलब माइनस कॉमन निकालने पर ये अगेन सेम फंक्शन बन गया, माइनस कॉमन निकालने पर ये अगेन क्या है, सेम फंक्शन है। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, ओड फंक्शन।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा, और फंक्शन कौन सा होगा, बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट होगा। अब 14 क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर एंड जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन, देन बताओ एफ ऑफ जी ऑफ वन। इस फंक्शन को कहते हैं, ये होता है कंपोजिशन फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन। तो इसे आप कैसे फाइंड करेंगे, एफ ओ जी कैसे फाइंड करते हैं, तो एफ ओ जी के लिए मैं आपको इजी तरीके से सोल्व करूंगा। आप देखें, पहले कौन सा फंक्शन है एफ, दूसरा कौन सा फंक्शन है जी। तो मतलब अगर आपको एफ ओ जी फाइंड करना है तो पहले वाले में दूसरे वाले की वैल्यू पुट करेंगे, एफ ओ जी ऐसे फाइंड होगा। अगर जी ऑफ ए होता तो जी में एफ की वैल्यू पुट करते, यहाँ पे एफ ओ जी है मतलब एफ में जी की वैल्यू पुट करेंगे। तो एफ फंक्शन कौन सा है, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, ये खुद पूरी वैल्यू, तो एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, मतलब एक्स में क्या पुट किया हमने, एक्स माइनस वन पुट किया। ठीक है, अब देखें ये होगा, अगर इस फॉर्मूले को आप ओपन करें तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन, ये जब आप इसे ओपन करेंगे ए माइनस बी होल स्क्वायर में तो ये होगा। और आगे क्या कह रहा है, आप वन पुट करें, मतलब एफ ओ जी ऑफ वन पुट करें। तो यहाँ पे एक्स है तो एक्स की जगह वन पुट करते जाएं, माइनस टू इंटू वन प्लस वन, तो ये होगा वन माइनस टू प्लस वन। तो जब आप इसे सोल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, जीरो। तो मतलब एफ ऑफ जी ऑफ वन जो है ये आपके पास किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। तो एफ ओ जी ओ जी ओ एफ ओ आप उसे इजीली सोल्व कर सकते हैं, पहले वाले फंक्शन में दूसरे वाले की वैल्यू पुट करते हैं। अगर जी ऑफ एफ होता तो जी में एफ की वैल्यू। अब 15 क्वेश्चन है, व्हेन अ कॉनिक इज कट बाय अ प्लेन देट आर इक्वली डिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड। अब देखें, जब भी आप किसी प्लेन को, ठीक है, यानी किसी कॉनिक प्लेन को जब आप इक्वी डिस्टेंस पर कट करते हैं, ठीक है, इक्वी डिस्टेंस पर जब आप कट करेंगे तो ये कौन की शेप होती है ऐसे, ठीक है, ये आपके पास किसकी शेप होती है, ये कौन की शेप होती है। ठीक है, अब देखें यहाँ पर अगर आप कौन को ऐसे कट करते हैं बिल्कुल सीधा, जब आप सीधा कट करेंगे ऐसे, जैसे आपको थोड़ा सा 3D लगे, तो जब आप सीधा कट करेंगे तो ये जो आपको शेप मिलेगा, ये शेप आपको क्या मिलेगा, एग्जैक्ट सर्किल मिलेगा। और सर्किल की यही तो डेफिनेशन होती है कि सेंटर से हमेशा डिस्टेंस इक्वल होता है, जिसे हम रेडियस कहते हैं। तो ये तो सर्किल की डेफिनेशन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, सर्किल। ये सर्किल की डेफिनेशन है, जब आप किसी कॉनिक को, ठीक है, कट करेंगे इक्वल डिस्टेंस पर किसी फिक्स्ड पॉइंट से, यानी उसके रेडियस से, ठीक है, सेंटर से कट करते हैं, तो आपको इक्वल डिस्टेंस पर कट करेंगे तो हमेशा आपको सर्किल मिलेगा। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कुछ क्वेश्चन है मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग जिसे हमने डिस्कस किया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मेरा न्यूज़ में आ चुके हैं और ये आते भी हैं। तो आपको क्या क्या पढ़ना है, डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन, ठीक है, उसके अलावा ये फंक्शंस, ऑड फंक्शन क्या होता है, इवन फंक्शन क्या होता है, फार्मूलाज, ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलाज, ठीक है, तो ये वैल्यूज आपको याद करने हैं फार्मूलाज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें, वीडियो को शेयर कर दें अपने फ्रेंड के साथ जो जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।